जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को, और यूपीपीएससी के पीवाईक्यूज़ में ये है हमारा सब्जेक्ट आज का, दैट इज़ रिलेटेड विद द मिडिवल हिस्ट्री। सो मिडिवल हिस्ट्री का यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ द पार्ट सेकंड। तो इस मिडिवल हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं 2023 से और 2013 के बीच के जो भी क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री को आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड विद द मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मैच करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर जो हम यहाँ पर बात करें चंद्रयान, तो ये बेसिकली चंद्रयान जो है वो लिखा गया है बेसिकली किस भाषा में? ये लिखा गया है चंद्रयान, दैट इज़ इन हिंदी। ये लिखा गया है हिंदी भाषा में बाई मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद के द्वारा। तो यहाँ पर ए का फर्स्ट लगेगा आपका मुल्ला दाऊद। और इसमें ये बेसिकली किस टाइम पर लिखा गया था? दिस वॉज द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये दैट इज शाह तुगलक तुगलक के टाइम पर ये लिखा गया था। दैट इज इन 1351 टू 1388 के बीच में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड ये था, इस टाइम पर ये लिखा गया था। फिर आशिका, सो दैट इज आशिका जो है ये अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो से संबंधित है। नहीं, एक सेकंड, हाँ, अमीर खुसरो से संबंधित है आशिका। ठीक है, अमीर खुसरो। और ये एक लव स्टोरी है। दिस इज बेसिकली नाम ही बता रहा है, दिस इज अ लव स्टोरी। लव स्टोरी है किसके बीच में? लव स्टोरी है किर्ज खान की, किर्ज खान। और जो कि किर्ज खान कौन है? ये है बेटा किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का ये बेटा है। और देवल रानी, देवल रानी जो प्रिंसेस है यहाँ पर किसकी? गुजरात की। गुजरात की जो प्रिंसेस है देवल रानी, और किर्ज खान जो कि बेटा है अलाउद्दीन खिलजी का, इन दोनों की एक लव स्टोरी है। वो लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा आशिका के अंदर। ठीक है, पद्मावत कथा, पद्मावत कथा जो है ये लिखी गई है दामोदर कवि के द्वारा। दामोदर कवि। पद्मावत कथा का जो कंपोजिशन है बेसिकली ये राजस्थान के अंदर होता है, और राजस्थान के अंदर 1459 के अंदर ये कंपोजिशन देखने को मिलती है। राग विभोद, राग विभोद, राग विभोद जो है वो सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एंड इन जहांगीर के अंदर, बेसिकली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, जहांगीर के टाइम पर इन 1610 के अंदर। ठीक है, 1610 के अंदर ये चीज़ लिखी गई है। ठीक है, तो जब इसको आप मैच करेंगे देन यू विल फाइंड द आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैड गिवन पैट्रोनेज टू द तानसेन बिफोर आगरा? तो किस निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ये था राजा रामचंद्र भाटा, रामचंद्र सिंह भाटा। ठीक है, रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, मतलब भाटा एक प्लेस है, तो वहाँ के जो राजा थे उनने इनको पहला संरक्षण दिया था। रामचंद्र सिंह जो भाटा के हैं, इनकी बात कर रहे हैं। तो तानसेन जो एक बेसिकली कौन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब तानसेन की, तो ये एक फेमस म्यूजिशियन है, फेमस म्यूजिशियन है। ठीक है, फेमस म्यूजिशियन है जिनका जन्म जो है बेसिकली भाटा में हुआ था। भाटा एक प्लेस है, और भाटा कहाँ पर है? भाटा जो है आपका ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला प्लेस। ठीक है, और इनिशियली इनको संरक्षण दिया था राजा रामचंद्र सिंह ने। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अकबर के दरबार जो है वो ज्वाइन किया था। ठीक है, और ये अकबर के दरबार में 9 ज्वेल्स जो नवरत्न हैं उनमें से एक है। ठीक है, इनके अखबार में, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किसके द्वारा? मतलब तानसेन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे दैट इज़ मोहम्मद, नॉट इज़ मोहम्मद, राइटिंग कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, मोहम्मद गौस के द्वारा।
गौस के द्वारा, ये जो एक सूफी सेंट था, सूफी संत थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया है ऑप्शन नंबर ए। उदय सिंह जो है ये मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, कब? 12th सेंचुरी के अंदर, 12th सेंचुरी के अंदर मेवाड़ के राजा थे, और इन्होंने उदयपुर सिटी, जो उदयपुर शहर है, उसकी फाउंडेशन रखी थी, उसको बनवाया था बेसिकली, बिल्ड। ठीक है, और मुजफ्फर शाह जो है, इन्होंने मुजफ्फरीदा, बेसिकली बात करें तो मुजफ्फरीदा जो डायनेस्टी है उसकी स्थापना करी थी, और जो गुजरात के अंदर है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन, यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए बन जाएगा आपका। ओके, यहाँ पर भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको यहाँ डायनेस्टीज दी गई हैं, डायनेस्टी दी गई हैं, और यहाँ पर उनकी डायनेस्टीज की कैपिटल दी गई है। ये थोड़ा आगे भाग गया, इसको ठीक कर लेंगे हम। ठीक, तो देखिए पल्लवा डायनेस्टी, पहले तो हम इन क्वेश्चंस को मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं। पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल थी कांची, पांड्यास की कैपिटल थी आपकी मदुरई, मदुरा या मदुरई। ठीक है, यादव की डायनेस्टी थी देवगिरी, और काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल थी वारंगल। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पल्लवास के बारे में, पल्लव डायनेस्टी के बारे में। पल्लव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द 4th सेंचुरी टू 5th सेंचुरी के बीच में इनका राज चलता था। और पल्लव की जो कांची तो थी, कैपिटल तो कांचीपुरम या कांचीपुरम बेसिकली कैपिटल कहा जाए। और इसकी जो डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, वो रखी थी नॉट दैट इज सिम्हा विष्णु ने इसकी इस फाउंडेशन रखी थी बेसिकली पल्लव डायनेस्टी की। ठीक है, पल्लव का जो मेजर कहते हैं ना कि पावरफुल जो बनी, जो टाइम पीरियड था पावरफुल होने का, मेजर पावरफुल ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ, अगर जो हम बात करें तो ये थे महेंद्र वर्मन वन, और दूसरा व्यक्ति था नरसिम्हा वर्मन वन। तो इन दोनों राजाओं के कार्यकाल में पल्लव डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलती है। और पल्लवों ने एक बहुत ही बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट टेम्पल बनवाया था, जिसे कहते हैं शोर टेम्पल। शोर टेम्पल इनके द्वारा बनवाया गया था, और शोर टेम्पल जो है दैट इज कम्स अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आपको देखने को मिलता है। और ये कहाँ पर है शोर टेम्पल? दैट इज़ इन ममालपुरम में है, ममालपुरम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द पल्लव डायनेस्टी। फिर हम अगर जो बात करें पांड्यास की, सो देयर इज पांड्या डायनेस्टी की। तो पांड्या डायनेस्टी भी साउथ की एक बहुत साउथ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज में से एक है, जो कि रूल करती है 6th सेंचुरीज टू 14th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, और इनकी कैपिटल जो है वो मदुरई रही। मदुरई दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु के एरिया की। और इनके टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट पोएट हुआ करते थे, एपिक पोएट बेसिकली मैं कहूँ तो एपिक पोएम थी यहाँ पर, तो वो था शीला पट्टिकरम। ठीक है, शीला पट्टिकरम। ठीक है, तो ये एक नाम था, तो जो मेंशन्ड है बेसिकली पांड्यास के बारे में, और उनके बारे में यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर जो यादव डायनेस्टी की, यादव डायनेस्टी, तो यादव डायनेस्टी जो है सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत है, वहाँ पर रूल करती थी। और इसका जो रूल है वो 9th to 13th सेंचुरी के बीच में देखने को मिलता है, और इसकी कैपिटल देवगिरी रहती है। और काकतीय डायनेस्टी जो है, इसका जो रूल है वो 11th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी तक रहता है। ठीक है, 11th to 14th सेंचुरी तक देखने को मिलता है। एंड दिस काकतीय डायनेस्टी इज ऑल्सो रूल्ड इन बेसिकली मोस्टली इन साउथ इंडिया। ठीक है, कैपिटल क्या है? वारंगल है यहाँ पर। ठीक, तो ये सब चीज़ें थी बेसिकली रिलेटेड टू द डिफरेंट डायनेस्टीज़। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो विद रेफरेंस टू द मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, जब हम बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की, तो मनसबदारी सिस्टम वॉज ऑफिशियली नोटेबल ऑफ द स्टेट स्टार्टेड बाय द अकबर। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है। मनसबदारी प्रणाली राज्य का आधिकारिक बड़प्पन था जिसे अकबर ने शुरू किया था। अब देखिए, अब बात करें अगर जो मनसबदारी सिस्टम की, तो ये एक सिविल और मिलिट्री रैंक है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली सिविल एंड मिलिट्री रैंक है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी अकबर के द्वारा
ठीक है, एंड 16th सेंचुरी के अंदर, अराउंड 16th सेंचुरी के अंदर, ठीक। इस सिस्टम के अंदर रैंक ऑफिसर जो बेस्ड होता है मिलिट्री के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री, मतलब एक रैंक ऑफिसर होगा जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया है, और उस पर्सन को बेसिकली एक लैंड ग्रांट किया जाता है इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। बेसिकली समझ लीजिए, क्योंकि कोई जिसने एडमिनिस्ट्रेटर संभाला है, जो सपोज कर लीजिए कि आर्मी के कोई बड़े पद पर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पद पर रहा है, उसको कुछ लैंड जो है वो अकबर के द्वारा दिया जाता था एज अ गिफ्ट जब वो रिटायर होता था अपने काम से, और उसके बाद फिर उस लैंड पर वो अपना खेती करवाता था या वर्क करवाता था या खुद करता था, जो भी है इफ एंड बट्स, ठीक है। मनसबदारी वॉज द हेरिडिटरी। देखिए, ये जो हेरिडिटरी नहीं है, मनसबदारी जो है वो हेरिडिटरी नहीं है कि मतलब अगर जो लैंड या कोई चीज़ किसी को दी गई है, मनसबदार को, किसी व्यक्ति को, तो वो उसके बच्चों तक जाएगी, वो उसी तक रहेगी, और उसके बाद अगर जो वो ख़त्म मतलब मर जाता है तो उसके बाद वो वापस से कोलैप्स होकर मतलब कहाँ चली जाएगी, वो वापस सुल्तान के पास या जो राजा है उसके पास वो चीज़ आ जाती है। तो ये हेरिडिटरी नहीं है, तो यहाँ पर केवल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मनसबदारी जो सिस्टम है, दिस वाज द मेजर इनोवेशन और इन्वेंशन ड्यूरिंग द बेसिकली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ये बहुत बड़ी एक चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, अकबर लाइक शेर शाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ द स्टेट। ओके, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका। एज इन शेर शाह करेंसी द चीफ कॉपर कॉइन ऑफ अकबर टाइम्स वॉज द दाम। ये भी करेक्ट है आपके, दोनों करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शेर शाह की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हम यहाँ पर अगर ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो जैसे अकबर लाइक शेर शाह, ये इसने क्या किया, कोशिश करी कि अपनी एक करेंसी बनाए राज्य के अंदर, जो कि जिसका एक स्टैंडर्ड वेट होगा। स्टैंडर्ड क्या होगा, वेट होगा, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, और उसकी कॉइन्स की जो है वो फाइननेस को देखना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने की बात यहाँ पर कही गई थी, और उसके तहत उसने एक कॉइन जो है, जिसे कॉइन जो है वो इशू किया, और उस कॉइन को रुपया नाम दिया गया, ठीक है, रुपया, जो कि स्टैंडर्ड करेंसी बन के आती है, उभरती है मुगल काल के अंदर। अब यहाँ पर कॉपर कॉइन जो है अकबर टाइम के, जिन्हें दाम कहा जाता था, ठीक है, ये शेरशाह सूरी के टाइम के जैसे ही हैं, बट यहाँ पर जो दाम है, दाम की जो वैल्यू है, दाम एक स्मॉल कॉइन है, दिस इज़ अ स्मॉल कॉइन, ठीक है, जिसकी वर्थ होती है 1/40th टाइम ऑफ द रुपया, ठीक है, 1 दाम इज इक्वल्स टू 1/40th ऑफ द रुपया। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मतलब एक करेंसी वैल्यूएशन, जैसे हम आज की डेट में $1 जो है दैट इज इक्वल्स टू, डॉलर को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 83 या 80 जो भी रुपीज़ चल रहा है, तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ओके, बैटल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, तो बैटल ऑफ यहाँ पर हम शुरू करते हैं बैटल ऑफ सरनाल के साथ में। एक मिनट, हाँ, बैटल ऑफ सरनाल। बैटल ऑफ सरनाल जो है ये 1572 में लड़ी गई थी, ठीक है, किसके बीच में, मुगल्स के बीच में, ठीक है, मतलब मुगल के बीच में, और मुगल की तरफ से यहाँ पर जो था, मुगल की तरफ से जो था लड़ रहा था वो था अकबर, और इधर दूसरी तरफ जो व्यक्ति था मुगल्स, और यहाँ पर जो दूसरी व्यक्ति सामने था वो मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा, ये व्यक्ति था मिर्ज़ा, ठीक। तो ये लड़ाई लड़ी जाती है कहाँ पर, ये लड़ाई होती है बेसिकली इन गुजरात के अंदर, और यहाँ पर अकबर जो है वो जीतता है, ठीक है। बैटल ऑफ बलीग्राम, बैटल ऑफ बलीग्राम जो है, बिलग्राम, नॉट बलीग्राम, दैट इज बिलग्राम, बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 1540 के अंदर लड़ी जाती है बिटवीन शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। और शेर शाह सूरी यहाँ पर हार जाता है, ये लॉस कर देता है अपना ग्राउंड, और ये कहाँ लड़ाई होती है, कन्नौज के अंदर,
कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर ये लड़ाई देखने को मिलती है। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ धर्मत जो है ये 1658 के अंदर लड़ी जाती है बिटवीन द औरंगजेब ठीक है अगेंस्ट जसवंत सिंह के बीच में। जसवंत सिंह और जो ब्रदर्स थे इनके, ब्रदर था जो औरंगजेब का, बेसिकली दारा शिकोह की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक तरफ था ठीक है। तो ये लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाती है जिसमें औरंगजेब जो है वो जीत जाता है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री टैक्टिक्स। बैटल ऑफ जजाऊ, बैटल ऑफ जजाऊ है बेसिकली, ये 1707 में लड़ाई होती है। ये बैटल ऑफ सक्सेशन रहती है आफ्टर औरंगजेब ठीक है। औरंगजेब के बाद ये सक्सेशन बैटल रहती है। बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो यहाँ पर लड़ाई जीतता है। तो जब आप इन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 2134 21 एक मिनट नहीं 21 नहीं हाँ 2134 ऑप्शन ए यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकता सिस्टम। तो एकता सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये पूछा गया है। तो जब हम यहाँ पर बात करें तो एकता सिस्टम क्या होता है, ये लैंड जो है वो देखिए एकता सिस्टम के अंदर जो लैंड है वो दिया जाता है किसको, दिस वॉज गिवन टू द मिलिट्री कमांडर, जो मिलिट्री का कमांडर है उसको ये लैंड दिया जाता है इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज, रिटर्न ऑफ सर्विसेज। बेसिकली अगर जो हम बात करें तो जैसे आज की डेट में कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो एट द रिटायरमेंट उसको कुछ पेंशन मिलती है या कुछ अमाउंट मिलता है, तो ये उसी तरीके का एक चीज़ है यहाँ पर है ठीक है। और इक्तादार या होल्डर ऑफ इक्ता ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स। ये क्या कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है ठीक है। उस टैक्स कहाँ पर कलेक्ट कर रहा है, जो लैंड उसको मिला है वो लैंड किसी और को देगा काम करने के लिए, खेती करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उस लैंड से जो इनकम होगी उस पर जो टैक्स लगेगा वो कलेक्ट करने का काम इसके पास होता है और मेंटेन करता है ये ट्रुप को अपने ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, एक बंदा रिटायर हुआ तो अपना एक साथ में ग्रुप रखेगा 5-6 लोगों का, उन 5-6 लोगों को मेंटेन करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो उस टैक्स से अपना कलेक्ट करता है ठीक है। और ये जो पैसा है ये डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं किया जाता किसको, सुल्तान को। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ ये डायरेक्टली चला गया सुल्तान के पास जो किंग है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ठीक है। बट ये यूज़ किया जाता है ट्रूप्स को, जो ये ट्रूप्स हैं इनको पैसा देने में या इंटेनेंस या एक्सपेंसेस जो बाकी खर्चे हैं वहाँ पर, कि भैया मतलब आपको हमने पैसा ज़मीन दे दी। आप देखिए कोई व्यक्ति रिटायर हुआ मिलिट्री से, उसको लैंड मिला, लैंड मिलेगा तो फिर वो अपना खेती वेती करवाएगा और अपनी कुछ लोगों को रखेगा, तो उनका खर्चा और अपना खुद का खर्चा के लिए यहाँ पर टैक्स कलेक्शन देखने को मिलता है ठीक है। तो इक्ता सिस्टम वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ये तो करेक्ट है। और सियासतनामा वॉज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इक्ता सिस्टम। बिल्कुल, ये जो सियासतनामा है ये लिखा गया है किसके द्वारा, निज़ाम उल मुल्क नाम एक व्यक्ति है जो कि वज़ीर था। ये व्यक्ति कौन है, वज़ीर। ये वज़ीर है कहाँ पर, दिल्ली सल्तनत के अंदर ये व्यक्ति क्या है, वज़ीर है। इसके द्वारा ये चीज़ लिखी गई है सियासतनामा, जो जिसके अंदर इक्ता सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये भी करेक्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम द इक्ता सिस्टम इज डायरेक्टली डिपॉजिट टू द अकाउंट सुल्तान, नो ये गलत है जो मैंने भी आपको बताया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मुक्ति वॉज सपोर्टेड टू मेंटेन द ट्रुप्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इक्ता। बिल्कुल, मुक्ति जो है इक्ता होल्डर, बेसिकली इक्ता होल्डर वॉज कॉल्ड एज अ मुक्ति और वाली ठीक है। जिसके पास इक्ता है दैट इज कॉल्ड एज अ मुक्ति और वाली। ये वाली वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। इक्ता सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इसे इंस्टीट्यूशनलाइज भी कर दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, तो तबकात ए नसीर जो है ये आपका रिलेटेड है मिनहास उस सिराज जुजनानी से ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो आपका करेक्ट है। ये जो है दिस वॉज रिटन बाय दिस पर्सन, और एक मुस्लिम डायनेस्टी के अंदर 8th सेंचुरी और
13 नहीं 8 to 13 है आई थिंक, हाँ 8 सेंचुरी टू 13 सेंचुरी के बीच में ये मुस्लिम रूल्स था, मुस्लिम डायनेस्टी का रूल, तो वहाँ पर ये लिखी गई है। तारीख़ फिरोज शाही शाम सिराज अफीफ़, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ये भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर एक हिस्टोरियन था। किसके टाइम पर? ही इज़ अ हिस्टोरियन ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तुगलकनामा इब्न बतूता, देखिए ये गलत हो गया। इब्न बतूता मोरक्को से एक ट्रैवलर था, उसने तुगलकनामा नहीं लिखा। तुगलकनामा लिखने वाला जो व्यक्ति है ये लिखा था अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा लिखा था किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, और जो कि गियासुद्दीन तुगलक और बाकी जो तुगलक रूलर्स थे उनके टाइम पर ये था, ठीक है। और तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और हुमायूं जो है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। और ये अपने फादर बेसिकली हुमायूं की बेटी थी, तो उसने अपने फादर के लिए ये हुमायूं नामा जो है वो लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ध्रुवदास जो है भक्त नामावली, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। नवदास दैट इज भक्तमल, ठीक है। और रक्ष खान दैट इज रशिक प्रिया, ये गलत है आपका। रक्ष खान वॉज द सर नेम ऑफ, ये रक्ष प्रिया नहीं होगा, ये गलत है आपका, ठीक है। तो रक्ष खान जो है बेसिकली ये सरनेम है, बेसिकली सरनेम है किसका? सईद इब्राहिम खान का ये सरनेम है, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा, इनकरेक्ट है बेसिकली। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। इनकरेक्ट ही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? ओके, अदानी मस्जिद मुंडू या मांडू बेसिकली, तो ये मंडू बेसिकली एक प्लेस है। तो अदानी मस्जिद जो है ये मालदा में है, ठीक है। मालदा दैट इज़ मालदा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसे सिकंदर शाह ने बनवाया था, सिकंदर शाह ने इन 1369 के अंदर, ठीक है। तो ये गलत आंसर हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं। लाल दरवाज़ा जो मस्जिद है वो जौनपुर के अंदर है, जो कि 1455 में बनवाई गई थी, ठीक है। 1455 में जो रजिया बीबी हैं, क्वीन रजिया बीबी, ठीक है, तो इनके द्वारा बनवाई गई थी, और ये डेडिकेटेड थी अली दवाद कुतुबुद्दीन सेंट को, ठीक है। जो सेंट मतलब जो साधु संत थे बेसिकली। दखिल दरवाज़ा, ये दक्षिण दरवाज़ा जो गौर के अंदर है, ठीक है, और जिसे लखनौती का सिटाडल भी कहा जाता है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद के अंदर है, और जिसे कंप्लीट करवाया था 1415 के अंदर, ठीक है, बाई सुल्तान अहमद शाह के द्वारा इसे कंप्लीट करवाया गया था, ठीक है। और जिसने बेसिकली अहमद शाह की जब हम बात कर रहे हैं, तो यही वो व्यक्ति है जिसने अहमदाबाद शहर जो है वो बसाया था। सिटी, इस शहर को इसी ने बसाया था अहमद शाह ने, उसी के नाम पर पड़ा है अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। ओके, सेशन रीजन है तुर्किश इन्वेजन ऑफ ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल। बिल्कुल, तुर्किश इन्वेजन भारत में सक्सेसफुल था। क्यों? देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन द नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पर, समझते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, तुर्क ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे उत्तर भारत के अंदर तुर्क कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान की तरफ से आए थे। तो जो ये आपका अफगानिस्तान है, नॉर्थ की तरफ में राजपूत थे आपके, राजपूत, ठीक है। राजपूत जो है वो ओनली हिंदू किंगडम्स थे बेसिकली एक तरीके से नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो कि बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज को लेकर बटे हुए थे, यूनाइट नहीं थे, ठीक है।
और अगेंस्ट द तुर्क। बट यहाँ पर जब मोहम्मद गजनी 1001 के अंदर मोहम्मद गजनी, ठीक है, ये जब अटैक करता है, पहला तुर्क था जो इन्वेट करता है भारत पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइम पर तुर्क जो है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्किल्ड थे या एक्सपीरियंस थे मिलिट्री फोर्सेस के अंदर, क्योंकि वो बहुत जगह इधर उधर जा रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। मिडिल या कह लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट ऑफ सेंचुरी के अंदर जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इनके पास बहुत सारे इक्विप्ड लेटेस्ट वेपन्स टेक्नोलॉजी, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से तुर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्थ के जो राजा थे वो इनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाए थे तुर्क के सामने, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली छोटे छोटे राजा अपने अपने एरिया में ही कन्फाइंड रह रहे थे और ज़्यादा वो इंटरफेयर नहीं कर रहे थे इधर उधर, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर अगला। ये समुद्रगुप्त कंटेम्प्रेरी, इस साउथ इंडिया के अंदर, देखिए नॉर्थ में क्या था, समुद्रगुप्त था, ठीक है। उसके समकालीन दक्षिण भारत में ये राजा थे और उनका किंगडम कौन कौन सा था ये बताना है, ठीक है। तो पहला है आपका धनंजय। तो धनंजय जो साउथ का राजा था वो, उसका जो जो किंगडम था वो था दैट इज कुस्थलापुरा। कुस्थलापुरा ऑप्शन 3। नीलराज जो है इसका जो एरिया था वो था अवमुख्ता। उग्रसेन का जो एरिया था दैट इज पलक्का। और विष्णुगोपा का एरिया था कांची, ठीक है। तो ये आपके समुद्रगुप्त जो था, आपका समुद्रगुप्त नॉर्थ के अंदर, उसके समकालीन ये साउथ के अंदर ये किंग थे और उनका ये किंगडम एरिया था। तो यहाँ पर जो मैच बन गया है वो बन गया है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से संबंधित कौन सी चीज़ है यहाँ पर, तो ये है आपका नाना देसीसिस, दैट इज ऑप्शन 3 पर, सॉरी ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाना देसीस जो है मर्चेंट गिल्ड होती है जो इन्वॉल्व होती है फॉरेन ट्रेड के अंदर, ठीक है, इन डिफरेंट रीजन्स के अंदर बेसिकली। और सरेनी जो है ये आपका क्या है, ये एक आर्टिस्ट और मर्चेंट है बेसिकली। दीज आर द आर्टिस्ट एंड द मर्चेंट्स, ठीक है। और नगरम जो है बेसिकली ये अर्बन सेटलमेंट है, अर्बन सेटलमेंट, ठीक। मनीग्राम जो है ये आपका बैंकर्स या आप कह लीजिए मनी लैंडर्स हैं, मनी लैंडर, जो कि पैसा ब्याज पर देते हैं और फिर उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, या इस तरीके वाला जो सिस्टम है वो ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, असर्शन रीजन है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है मेनी संस्कृत वर्क ऑन म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। बिल्कुल ये आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे संस्कृत वर्क जो है वो म्यूजिक के वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं मिडिवल पीरियड के अंदर। एक सेकेंड, पीरियड के अंदर, और दे कुड बी बेटर अंडरस्टूड बाय द सूफीज जो से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और सूफी और अर्ली चिश्ती सूफी वर फाउंड ऑफ द म्यूजिक असेंबल कॉल्ड एज अ समा। जो समा है, समा एक सूफी प्रैक्टिस है जो लिसन की जाती है, मतलब म्यूज़िक एक तरीके से और चैंटिंग है एक तरीके से, जो कि बिलीव करते हैं कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट यहाँ पर इनको मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म्ड बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग। देखिए ये आपको मिल लेता है, इसके अवशेष मिलेंगे अयोध्या इंस्क्रिप्शन के अंदर। अयोध्या इंस्क्रिप्शन ये बताती है कि 2 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं जो करवाए गए थे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और ये इंस्क्रिप्शन आपको मेंशन करती है कि जो पुष्यमित्र शुंग है व्यक्ति, ये जो राजा था ये एक बहुत बड़ा एक राजा था जिसने बहुत सारे अपने दुश्मनों को हराया था अपने टाइम पर। ये सब चीज़ें अयोध्या इंस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करें अगर जो सारनाथ इंस्क्रिप्शन की, जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन को
बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन को है, जो कि सारनाथ एक प्लेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये एक वन ऑफ द अशोकन एडिक्ट है, अशोक का वन ऑफ द अशोक एडिक्ट भी आप इसे कह सकते हैं, एडिक्ट है, ठीक है, जो कि अशोक का नाम भी उस इंस्क्रिप्शन पर धर्म अशोक के नाम से मेंशन हो रखा है, ठीक है। फिर अगर जो हम बात करें यहाँ पर बेन सागर इंस्क्रिप्शन की, ये संस्कृत में लिखी गई एक इंस्क्रिप्शन है, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है और बेन सागर जगह में ये देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर गॉड विष्णु जी के बारे में यहाँ पर हमें देखने को पता लगता है कि विष्णु जी की पूजा वगैरह यह सब की जाती थी। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये प्राकृत इंस्क्रिप्शन है, सॉरी दैट इज प्राकृत इंस्क्रिप्शन है, जो कि उदयगिरी के अंदर देखने को मिली है, उदयगिरी के देखने को मिली है, उदयगिरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर खारवेल किंग जो था, कालिंग का जो खारवेल किंग था, ठीक है, जैन किंग, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द टर्म चकला जो है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में यूज़ किया गया है, ये क्या चीज़ है? तो बेसिकली चकला एक है टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन द सुब परगना बट नॉट आइडेंटिकल टू द सरकार। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब इस चीज़ को समझते हैं। मुगल पीरियड के अंदर, ठीक है, मुगल पीरियड के अंदर, मुगल एम्पायर के अंदर जो है आपका मुगल एम्पायर बेसिकली डिवाइड था सूबे में डिवाइड था, सूबे से, और हर सूबा डिवाइड था किसमें? सरकार के अंदर, ठीक है, दीज आर द डिविजन्स। और सरकार जो है वो डिवाइडेड थी परगनास के अंदर, ठीक है, और परगना डिवाइड था बेसिकली विलेजेस के अंदर, ठीक है। जैसे अगर जो हम आज की डेट में बात करें एट करेंट सिनेरियो, तो एट करेंट में, तो जैसे देश है, इंडिया है, इंडिया किस में डिवाइडेड है? स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइडेड हैं ब्लॉक्स के अंदर, और ब्लॉक्स डिवाइडेड हैं विलेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न है ये उसी तरीके का डिवीज़न है मुगल एम्पायर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर चकला जो है टर्म यूज़ किया गया था इन मिडिवल हिस्ट्री एज अ टेरिटोरियल यूनिट बिटवीन द सुब्बा एंड द परगना, ठीक है, सुब्बा और परगना के बीच में ये एक टेरिटोरियल यूनिट था। सरकार यहाँ पर बाईपास था, ये जो पर्टिकुलर सरकार जो है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सुब्बा मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? चकला की। चकला जो है वो सुब्बा सरकार हो गया, सरकार इज डिफरेंट थिंग, ये इन दोनों के बीच में था। सम एरियाज में ये पार्ट जो है वो बाईपास्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेरिटोरियल यूनिट है बिटवीन सुब्बा एंड परगनास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मराठा क्लेम ऑफ रेवेन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज नोन बाय व्हाट नेम? ओके, देखिए मराठा ने प्रोटेक्शन के नाम पर रेवेन्यू क्लेम करना चालू किया, उसे कहा जाता था चौथ, ठीक है। चौथ एक टेक्स्ट है जो कि 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू, मतलब 1/4 ऑफ लैंड रेवेन्यू जो दिया जाएगा, ठीक है, मराठा एम्पायर को, ठीक है, पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, ठीक है, जो ताकि वो मराठास जो हैं वो आपकी और आपकी एरियाज की लैंड की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दैट इज सरदेशमुखी क्या होता है? ये एक टैक्स है जिसके अंदर 1/10, ठीक है, 1/10 जो है ऑफ चौथ का 1/10 भाग आपको यहाँ पर एज अ टैक्स देना होता है, बाय द मराठा एम्पायर लगाती थी यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल पे। अबवाब जो था, अबवाब या ये एक मिसलिनियस टैक्सेस हैं जो कि मुगल एम्पायर के द्वारा लगाए जाते थे अदर इंडियन स्टेट्स पर, ठीक है। दिस इज मेड बाय द मुगल, ये मुगल एम्पायर के द्वारा लगाए जाते थे, ठीक है। एंड जमादानी बेसिकली ये भी एक फाइन है जो लगता था क्लॉथ पर, टैक्स लगता था जो भी कपड़ों पर था, जो स्पेशली डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, द मॉस्क ऑफ खैर उल मंजिल
ये अपोजिट टू द पुराना किला बनी है। ये किसके वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम, ये किसके द्वारा बनवाई गई है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका गठन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये है महामा अंगा के द्वारा। महामंगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, महामंगा जो एक फोस्टर मदर है एंड चीफ नर्स थी बेसिकली मुगल एम्पायर अकबर के दौरान। तो बेसिकली ये कौन थी, ये थी नर्स थी, बेसिकली चीफ नर्स थी यहाँ पर मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पर, अकबर के टाइम पर। ठीक है, तो और यहाँ पर हमीदा बानो बेगम, ये कौन है, ये है मदर है किसकी, ही इज़ द मदर ऑफ, शी इज़ द मदर ऑफ अकबर, अकबर की ये मदर हैं। एंड सलीम सुल्तान जो है, सलीम सुल्तान ना, ये है वाइफ अकबर की। ठीक है, और जीजी अंगा ये है नर्स, ये भी नर्स हैं अकबर की। ठीक है, अकबर के टाइम पर। ठीक है, बट ये कौन है, ये चीफ नर्स है, चीफ नर्स है, मुख्य नर्स बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। देवगिरी स्टेट और रूलर, ये राज्य हैं और उनके रूलर्स हैं। देवगिरी शंकर देव, ये करेक्ट है आपका। वारंगल रामचंद्र देव, नहीं, वारंगल के अंदर यहाँ पर अगर जो हम बात करें रामचंद्र देव की, तो इनका ये रूलर थे बेसिकली रामचंद्र देव, ये यादव डायनेस्टी के रूलर थे, यादव डायनेस्टी के रूलर थे। ठीक है, एंड देवगिरी के अंदर, कहाँ पर, देवगिरी के अंदर, देवगिरी के अंदर ये रूलर थे। ठीक है, रामचंद्र ने अलाउद्दीन की हेल्प करी थी जब तक वो मरता नहीं, मतलब जब उसकी डेथ तक उसकी हेल्प करी थी। ठीक है, और इन्होंने मलिक खौफ को हराया था इन काकतियास के अंदर 1303 और 1311 के अंदर हौसला को हराया था। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। शंकरदेव हम बात कर ही चुके हैं। अब देखिए शंकरदेव जो हैं ये रामचंद्र देव के क्या हैं, बेटे हैं, सन हैं। ठीक है, एंड वीर भल्ला जो है लास्ट किंग ऑफ होयसला, ये वीर होयसला जो डायनेस्टी है उसके जो लास्ट किंग है ये वीर भल्ला। ठीक है, और मदुरई वीर पांड्या। ठीक है, पांड्यन प्रिंस है जो कि इनका टाइम पीरियड की अगर जो मैं बात करूँ तो 1253 से 1275 तक के बीच में इन्होंने रूल किया था, वीर पांड्या ने मदुरई के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जहांगीर शाह को, नहीं पहले मोहम्मद शाह को देख लेते हैं। मोहम्मद शाह जो है 1719 के से लेकर 48 तक ये रहता है, इसका रूल रहता है मोहम्मद शाह का। और ठीक है, इसके बाद जहांगीर शाह की जब हम बात करते हैं तो ये 1712 से लेकर 13 के बीच में। आलमगीर सेकंड, इसका जो टाइम पीरियड था, आलमगीर सेकंड टाइम पीरियड, एक मिनट इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक मिनट पहले इसके बाद अहमद शाह को देख लेते हैं। अहमद शाह जो है 1748 के बीच में से लेके 54 के बीच में था। ठीक है, आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड नहीं यार, याद नहीं आ रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी हम आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका सेकंड फर्स्ट आएगा, इसके बाद में ही था, तो आई थिंक ऑप्शन बी हो जाना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लाइविंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। भू राजस्व लगाने की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी प्रणाली अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में प्रचलित थी। तो ये जो प्रणाली थी, दिस वॉज द नंबर ऑफ प्लग, मतलब हल की संख्या। ठीक है, हल की संख्या ये एक सिस्टम था जो यूज़ किया जाता था वहाँ पर। कनॉट क्या है, कनॉट यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली यहाँ पर लैंड रेवेन्यू ले रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्टाइल लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड के बेसिस पर यहाँ पर लैंड जो है रेवेन्यू लिया जाता है या लगाया जाता है। ठीक है, और
जो ये आपका जब्त है, जब्त का मतलब यहाँ पर लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उसके बेसिस पर यहाँ पर रेवेन्यू लिया जाता है। और घल्ला बख्शी क्या है, ये भी एक लैंड रेवेन्यू का ही सिस्टम है, जो कि शेयर जितना प्रोड्यूस हुआ उसके शेयर पर बेस्ड है, शेयर प्रोड्यूस्ड पर बेस्ड है ये, ठीक है। कितना प्रोड्यूस हुआ उसका 10%, 20%, ये एक चीज़ बेसिकली घल्ला बख्शी कहलाता है। तो ये चारों टर्म्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, किस चीज़ को क्या कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पर कौन आता है, तो यहाँ पर आता है फ्रांसिस्को पेलेसरेट, ठीक है। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और ये विजिट करता है भारत में लगभग 1620 के अंदर, 1620 के अंदर आता है। और ये भारत में रहता है लगभग 7 साल तक, और एक अपनी किताब लिखता है, और उस किताब का नाम रखता है ये दाग रजिस्टर, ठीक है। दाग रजिस्टर नाम से एक बुक रखता है, ठीक है। फादर एंटोनी मोनसरेट, तो ये जो फादर एंटोनी मोनसरेट हैं ये पुर्तगीज़ हैं, जो भारत में आते हैं किसके टाइम पर, अकबर के टाइम पर। ये अकबर के टाइम पर भारत में आते हैं। निकोल मनुची, ये व्यक्ति जो है ये वियतनाम से आता है भारत, और ये भारत आता है शाहजहां के टाइम पर। और फ्रेंकोसिस बर्नियर, ये जो व्यक्ति है ये भारत में एंटर करता है ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड, औरंगजेब के टाइम पर ये भारत में एंटर करता है। और इसका संबंध जो है बेसिकली दारा शिकोह के साथ में देखने को मिलता है, जो कि औरंगजेब का बड़ा बेटा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर स्टेट। जौनपुर स्टेट का लास्ट रूलर कौन था, तो वो था आपका हुसैन शाह। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, हुसैन शाह, ठीक है। एंड ये जो हुसैन शाह है, ये अगर जो हम बात करें जौनपुर सल्तनत में बेसिकली शारकी डायनेस्टी का जो है वो डायनेस्टी का रूल चल रहा था, ठीक है। और मलिक सरवार एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक सरवार नाम का जो ये व्यक्ति है, इसने फाउंडेशन रखी थी शारकी डायनेस्टी की, ठीक है, इन द जौनपुर में। और ठीक है, और यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो मुबारक शाह जो ये व्यक्ति है, ये फर्स्ट रूलर था इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का जौनपुर के अंदर, और 1399 से लेकर 1402 के बीच में, ठीक है। इब्राहिम शाह ये एक यंगर ब्रदर है किसका, मुबारक शाह का यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है, और इसने रूल किया 1402 से लेकर 1440 तक, ठीक है। और इसके बाद मोहम्मद शाह तो जो हैं ये भाई साहब बेटे हैं किसके, सन हैं यहाँ पर किसके, इब्राहिम शाह के। तो यहाँ पर इन्होंने राज किया था लगभग 1457 से लेके 1458 के बीच में, ठीक है। और लास्ट रूलर जो था यहाँ पर वो था यही हुसैन शाह, जो कि हुसैन शाह का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर हम बात करें तो 1458 से, इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद आता है, और 1505 तक ये रहता है, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए कब से शुरू हुई है हमारी ये 100 सालों में लगभग ये पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है जौनपुर की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कौन किसका क्या था, ठीक है। शुरुआत भाई इस बंदे ने की, मलिक सरवार ने। उसके बाद मुबारक शाह आता है, मुबारक शाह का छोटा भाई था ये इब्राहिम शाह का बेटा था मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद लास्ट व्यक्ति आता है हुसैन शाह, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, लास्ट रूलर पूछा गया था आपसे। चलिए आगे देखते हैं। हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकतिया रूलर्स इन 1303 इन वारंगल। किस आर्मी को काकतिया रूलर्स ने 1303 में वारंगल की लड़ाई में हराया था। तो ये जो लड़ाई थी ये किसकी लड़ाई, किसकी आर्मी को हराया था, अलाउद्दीन खिलजी को हराया था यहाँ पर 1303 के अंदर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो हम बात करें इल्तुतमिश जो है भाई साहब हमारे ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर हैं जो
दिल्ली सल्तनत पे बैठते हैं 1211 के अंदर और 1236 तक ये रहते हैं लगभग। बलबन भाई साहब जो हैं हमारे, ये 1266 से आते हैं 1287 तक ये रहते हैं। ठीक है, मोस्ट पावरफुल रूलर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। और मोहम्मद तुगलक की बात करें तो तुगलक डायनेस्टी का ये रूलर था 1325 से लेकर 1351 के बीच में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु वॉज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव्स। स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, मतलब सिंपली सी ये बात है, किसी चीज़ को आपने सपोज करिए एक कार खरीदी फर्स्ट हैंड, उस कार को आपने ए को बेचा, ए ने उस कार को बी को बेचा, बी ने उस कार को सी को बेचा, तो मतलब ये फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड इस तरीके से होती जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इल्तुतमिश को किसी ने ख़रीदा और फिर उसको आगे बेचा, आगे बेचा, आगे बेचा, इस तरीके से चीज़ें यहाँ चल रही थी, इसीलिए इसे कहा जाता है स्लेव ऑफ स्लेव्स। ठीक है, ओके। अब इल्तुतमिश जो है वो तीसरा सुल्तान था। दिस वाज थर्ड सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का तीसरा सुल्तान था। और स्लेव डायनेस्टी को एक और डायनेस्टी के नाम से जानते हैं हम, ममलुक डायनेस्टी के नाम से हम इसे जानते हैं, स्लेव डायनेस्टी को। और इसका जो जन्म है इल्तुतमिश का, ये कहाँ पर होता है? दैट इज़ तुर्किस्तान के अंदर यहाँ पर इसका जन्म देखने को मिलता है। और इसे भारत कौन लाता है? देखिए, इसका जन्म होता है तुर्किस्तान के अंदर, इसे भारत लाता है। इंडिया कौन लेकर आता है? इंडिया लेकर आता है दैट इज़ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है इसको वो भारत लेकर आता है। ठीक है, और इसने ही जो है बेसिकली एकता सिस्टम को, लैंड रेवेन्यू का जो एकता सिस्टम है वो शुरुआत करने वाला कौन है? ये इल्तुतमिश ही है भाई साहब, इन्हें नहीं शुरू किया था। ठीक है, एकता सिस्टम को। और इसका टाइम पीरियड तो आपको मैं बता ही चुका हूँ आई थिंक पिछले क्वेश्चन के अंदर। 1211 के अंदर से लेकर 1236 तक इसका टाइम पीरियड आता है, राज करता है। मोहम्मद गौरी की जब हम बात करते हैं तो मोहम्मद गौरी बेसिकली ओरिजिन था इसका पर्शिया से था ये व्यक्ति। और फाउंडेशन रखी थी इसने मुस्लिम रूल की भारत के अंदर। ठीक है, फाउंडेशन रखी थी इसने मुस्लिम रूल की इन इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर मुस्लिम रूल की जो है वो शुरुआत इसी व्यक्ति ने करी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है, और देखिए मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, है ना। तो मोहम्मद गौरी जो है इसने एक बैटल लड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ तराइन। राइटिंग को क्या हो गया भाई? बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन जो है ये लड़ी गई थी हमारी 1191 के अंदर। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। उसके बाद ये दोबारा से वापस से लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1192 के अंदर। उस लड़ाई में यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीतता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम बात करते हैं तो ये स्लेव था मोहम्मद गौरी का। ये भी स्लेव था, किसका? स्लेव था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, जो कि फर्स्ट रूलर बनता है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का, और स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखता है मिडिवल पीरियड के अंदर। ठीक है, और क्वात उल इस्लाम की जब हम बात करते हैं, मॉस्क जो है क्वात उल इस्लाम, क्वात उल इस्लाम जो मॉस्क है, मस्जिद है दिल्ली के अंदर। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये, और अजमेर की दरगाह और कुतुब मीनार, ये कुछ चीज़ें बनवाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इल्तुतमिश। कुछ पेन ठीक नहीं चल रहा है इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ। विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम द लाल, ये क्या हो गया? एक सेकेंड, ओके पेन नहीं लिया। दैट इज कॉल्ड एज द लाल कलामत। ठीक है, वो था अकबर। लाल कलावत वॉज द हिंदू म्यूजिशियन जो कि अकबर के दरबार में संरक्षण लेता है। और अकबर बेसिकली उससे क्या करता है? उसके राग और ताल्स को उससे सीखता है। ठीक है, वो अकबर से सीखता है। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अकबर की जब हम बात करते हैं तो दिस इज ही इज़ द थर्ड मुगल एम्परर। मुगल शासन में तीसरा राजा था। ठीक है, और बैरम खां की मदद से, किसकी मदद से? बैरम खान की मदद से ये राजा बनता है। ठीक है, और उसने हराया था किसको? हेमू को। हेमू को हराया था। ठीक है, कहाँ पर?
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। सेकेंड बैटल जो हुई थी किसकी? पानीपत की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें इसको हराता है, ठीक है। और अकबर गुजरात के कई सारे एरियाज में, जब गुजरात को बेसिकली जब अकबर जीतता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करता है कि बुलंद दरवाज़ा जो है, बुलंद दरवाज़ा वो बनवाता है, ठीक है। ये बनवाता है 1572 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक इस्टेब्लिश करता है बेसिकली, इसका जो एक फाइनेंस मिनिस्टर था राजा टोडरमल अकबर का, वो क्या करता है कि इस्टेब्लिश करता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे टोडरमल बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम कहा जाता था। जब्ती सिस्टम या फिर टोडरमल सिस्टम। ये जो टोडरमल था भाई, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने ये सिस्टम लाया था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। हुमायूं की जब हम बात करते हैं, ये बाबर का बेटा था, सन ऑफ बाबर, बाबर का ये बेटा था हुमायूं, ठीक है। एंड इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी इंपॉर्टेंट। एक थी बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई लड़ी थी इसने 1539 के अंदर, और एक लड़ी थी कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई जो कि लड़ी थी इसने 1540 के अंदर, मतलब लगातार ही लड़ी थी। इसके बाद ये लड़ी थी, ठीक है। शेरशाह सूरी के साथ लड़ी थी इसने, और उसकी जो खुद की बायोग्राफी थी हुमायूं नामा, वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जहांगीर की जब हम बात करते हैं, जहांगीर 4th मुगल शासन था, 4th मुगल एम्परर था ये, ठीक है। एंड ये इसको कहा जाता है गोल्डन चेयर ऑफ जस्टिस कहा जाता है कई बार इसे, गोल्डन चेयर ऑफ जस्टिस, ठीक है। इसे न्याय बड़ा पसंद था जहांगीर को, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी इसके लिए कही जाती है। और शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था, सन किसका था? जहांगीर का। और इसने ताजमहल बनवाया था आपका, ताजमहल। इसने कई सारी चीज़ें बनवाई थी जहांगीर ने, सॉरी शाहजहां ने। ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद तो दिल्ली की है, मोती मस्जिद आगरा की है, और जामा दरवाज़ा जो आगरा का है। तो और बेसिकली इस शाहजहां के पीरियड को बेसिकली गोल्डन एरा भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, या गोल्डन एज, बेसिकली गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें करवाई थी, तो जो जो करवाई थी वो चीज़ें मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। पेन कुछ प्रॉपर चल नहीं रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत? ओके, ये हराया था 1526 में। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है। 1526 में यहाँ पर हराया था। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। ये लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इट वॉज यूज फॉर द हेमू, ठीक है। हेमू का मतलब यहाँ पर है हेमचंद्र, हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य, दैट मीन्स हेमू, ठीक है, फुल फॉर्म नाम है। ये एक हिंदू किंग थे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर थे, ठीक है। और ये एक इन्होंने एक सिंबल सेट किया था बेसिकली। ये रेजिस्ट करते थे, हिंदू रेजिस्ट करते थे मुगल रूल को, ठीक है। ये मुगल रूल को यहाँ पर रेजिस्ट करते थे, इसी वजह से मतलब बेसिकली इनको कहा जाता है कि एक सूरज की तरह थे, भारतीय गौरव के अंतिम सूरज के रूप में इन्हें जाना जाता है। शिवाजी की जब हम बात करते हैं तो शिवाजी जो हैं मराठा किंग थे, जो कि वेस्टर्न इंडिया में, भारत के वेस्टर्न या पश्चिमी शोर में 17वीं शताब्दी के अंदर इनका राज था बेसिकली। तो मिलिट्री लीडर थे, सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर थे, और मराठा एम्पायर को शिवाजी ने एस्टैब्लिश किया था। पृथ्वीराज की जब हम बात करते हैं, या पृथ्वीराज चौहान की, तो ये एक राजपूत किंग थे या राजपूत राजा थे, जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर रूल किया था, ठीक है। और ये हार गए थे किसके द्वारा? ये डिफीट हो गए थे मोहम्मद गौरी से, मोहम्मद गौरी से ये हार गए थे बेसिकली लड़ाई के दौरान, ठीक है। और कौन सी लड़ाई में? बैटल ऑफ तराइन में, जो कि 1992 में होती है। राणा प्रताप सिंह जो हैं, राणा प्रताप सिंह ये राजपूत किंग हैं, ये भी मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ जो राजस्थान के अंदर है वहाँ पर भी ये रूल था इनका 16th सेंचुरी के अराउंड में। और ये भी मुग़ल से लड़ते हैं कई सालों तक, ठीक है। और राजस्थान के अंदर राजपूत रेजिस्टेंस बेसिकली देखने को मिलता है मुगल्स के अगेंस्ट में।
रेजिस्टेंस का दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं उनका विरोध देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट बिल्ड बाय अकबर, अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ओके। तो दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था, ना कि अकबर के द्वारा, ठीक है। कब? इन 17th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मुग़ल एम्परर शाहजहां ने इसको बनवाने का जो कमीशन दिया था वो इस वजह से दिया था क्योंकि उसने अपनी जो कैपिटल थी वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी। तो उसके बाद यहाँ पर इसको बनने का नाम दिया था। तो इनिशियली जब ये बना था तो रेड एंड वाइट पेंट में ये बेसिकली मिक्सअप था, और इसको बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था, मतलब आर्किटेक्ट था बेसिकली। और लाल किला जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के अंदर आता है, यूनेस्को के अंदर आता है इन 2007 के, ठीक है। आगरा फोर्ट जो है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, इन 16th सेंचुरी के अंदर। और ठीक है। एंड इलाहाबाद फोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था, अकबर के ही द्वारा ये भी बना था, ठीक है। ये ट्रेड रूट था बेसिकली नॉर्थ इंडिया का, दिस इज़ द नॉर्थ का ये ट्रेड रूट था, ट्रेड रूट, ठीक। लाहौर फोर्ट जो है ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा, दिस ऑल्सो मेड बाय द अकबर, ब्यूटीफुल, बेसिकली लाहौर के अंदर ही था ये, लाहौर फोर्ट है तो अकबर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर लड़ी गई थी, ठीक है, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। और बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ी जाती है बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। और बैटल ऑफ घाघरा बेसिकली, या घाघरा बोलेंगे आई थिंक, 1529 में लड़ी जाती है, ठीक है। बाबर एंड अफगान के बीच में, अफगान, ठीक है, ये लड़ी जाती है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर बाबर और अफगान की लड़ाई के दौरान बाबर जो है 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, डाइड, ठीक। बैटल ऑफ चंदेरी जो है ये 1530 में नहीं था, दिस वाज इन 1528 के अंदर, 1528 में ये चीज़ होती है, लड़ाई होती है। तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ये किसके बीच में होती है? ये भी होती है बाबर के बीच में और मेदिनी राय, दैट इज मेदिनी राय के बीच में ये लड़ाई देखने को मिलती है। अब 28 में 30 में होती तो मर ही गया था ना भाई, है ना। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, what was the boundary between the दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1310। तो बाउंड्री जो थी वो थी रावी नदी, ठीक है। रावी नदी, देखिए मंगोल जो है वो अटैक करते हैं सेंट्रल एशिया से 13वीं शताब्दी के अंदर भारत पे, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है उनसे वो लड़ता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसका टाइम पीरियड जो बेसिकली था, अलाउद्दीन खिलजी का नाम लिखा हुआ है, हाँ ये इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ इन 1296 से लेके 1316 तक, ये लगभग ये 20 साल तक लगभग राज करता है। तो उस बीच में मंगोल्स कई बार अटैक करते हैं तो उनसे ये लड़ता रहता है और उन्हें वापस भेजता रहता है, खदेड़ता रहता है। रावी नदी जो है वो एक नेचुरल बैरियर की तरह काम कर रही थी दिल्ली सल्तनत के बीच में और मंगोल्स के बीच में, ठीक है। ठीक है। और ब्यास रिवर जो है, ब्यास रिवर की जब हम बात करते हैं, ये ईस्ट ऑफ रावी रिवर, देखिए ये अगर जो ईस्ट ऑफ रावी नदी के इंडस आपका जो है वेस्ट ऑफ रावी नदी के पास में रहेगा, और सतलुज जो है नॉर्थ, मतलब आप सिंपली अगर जो ये रखोगे तो हम कौन सी बात करते हैं, रावी नदी। सपोज दिस इज द रावी नदी, रावी रिवर सपोज, ठीक है। ब्यास जो है इसके ईस्ट की तरफ, रावी के ईस्ट की तरफ
ब्यास इज लोकेटेड फर्दर ईस्ट ऑफ द रावी। ईस्ट ऑफ रावी मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, ब्यास मिल रही है, ठीक। और इंडस जो है वो वेस्ट में मिल रही है। इंडस मतलब एक तरीके से वेस्ट में यहाँ पर मिल रही है, एक तरीके से वेस्ट में इंडस, ठीक है। और नॉर्थ में सतलुज मिल रही है, नॉर्थ में एक तरीके से सतलुज मिल रही है, सतलुज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा था नेचुरल रिवर्स का, ठीक है, अगेंस्ट द मंगोल्स। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच सूफी सेंट इज कॉल्ड एज वॉज कॉल्ड एज महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी सेंट थे जो दिल्ली के अंदर 13वीं शताब्दी के अंदर रहते थे, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती ऑर्डर को फॉर्म किया था सूफीज़म के अंदर, ठीक है, उनसे संबंधित है। और महबूब ए इलाही इसका मतलब होता है बिलव्ड ऑफ गॉड, बिलव्ड ऑफ गॉड मतलब भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति या शागिर्द बेसिकली, अगर जो हम यूज़ करें वर्ड तो वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हुज डिसाइपल वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। सो अकबरनामा वॉज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल इन। सो इन 7 सालों में इसने कंप्लीट किया था। अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल ने अकबरनामा 1589 के अंदर शुरू किया और लगभग 1589 के बाद ये 96 में जाकर इसने लगभग 6-7 साल इसने 7 साल लगाए मोटा मोटा कंप्लीट करने में। और अबुल फजल जो है ये वन ऑफ द 9 जो नवरत्न थे, नवरत्न अकबर के दरबार में उनमें से एक थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अकबरनामा 3 हिस्सों में बटी है। अकबरनामा 3 पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स में या 3 वॉल्यूम्स में बेसिकली बटी हुई है। और अकबरनामा जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है मुग़ल पीरियड के अंदर। पहला वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम की अगर जो मैं बात करूँ तो फर्स्ट वॉल्यूम जो है इसका वो डील करता है अकबरनामा का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर के साथ में, एंसेस्टर्स के साथ में यहाँ पर डील करता है। सेकंड वॉल्यूम जो है ये बात करता है कि अकबर के टाइम पर क्या क्या हुआ, अकबर का क्या लिख रहा हूँ मैं, अकबर का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर क्या क्या, उसका जो शासनकाल था उस टाइम पर क्या क्या घटित हुआ। और जिसे थर्ड वॉल्यूम को बेसिकली जो था यहाँ पर उसे कहा जाता है आईन अकबरी, आईन ए अकबरी, आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है, जो कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू और या जोग्राफिकल एम्पायर जो भी था अकबर का उसके बारे में बताता है, ठीक है। 7 साल लगे थे इसे लिखने में अबुल फजल को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड एज दस्तर बदन। तो दस्तर बदन बेसिकली कहा जाता है किसको? उलेमा को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए दस्तर बंदन बेसिकली ये एक पर्शियन टर्म है जो यूज़ किया जाता था उन लोगों को जो बेसिकली क्या करते थे, पगड़ी पहनाते, पगड़ी या बेसिकली टर्बन, जैसे सिख धर्म में टर्बन पहना जाता है, पगड़ी पहनी जाती है, तो जो लोग पगड़ी पहनते थे, टर्बन पहनते थे, उनको दस्तर बंदन कहा जाता था, ठीक है। तो बेसिकली हु वर कॉल्ड, दे बेसिकली उलेमा, ठीक है, उलेमा यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। उलेमा वर कॉल्ड एज अ दस्तर बंदन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल साहिब उज जमानी। साहिब उज जमानी की उपाधि दी औरंगजेब ने किसको दी थी? ये उपाधि दी थी दैट इज जहान आरा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसका मतलब होता है मिस्ट्रेस ऑफ एज, ठीक है, मिस्ट्रेस ऑफ एज। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ अलवर सेंट। अलवर सेंट नहीं है, या सॉरी क्या गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अलवर सेंट नहीं है बेसिकली, तो अलवर सेंट नहीं है, वो है
तुर्ज्ञान, तुर्ज्ञान, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तुर्ज्ञान या अलवर का मतलब होता है जो कि इमेंस या इमर्स्ड लव ऑफ गॉड के अंदर डूबा हुआ है। ठीक है, मतलब भगवान की प्रेयर में बहुत बुरी तरीके से कंप्लीटली मग्न है, तो इस तरीके की चीज़ों को अलवर कहा जाता है, अलवर सेंट। ठीक है, जो कंप्लीटली दुनियादारी को छोड़ छाड़ के भगवान के प्रेयर में लगे हुए हैं। व्हाट वाज द दारुल सफ़ा इस्टेब्लिश बाय द फिरोज शाह तुगलक? दारुल सफ़ा क्या है भाई? दारुल सफ़ा है एक है फ्री हॉस्पिटल। ठीक है, दारुल शफा एक फ्री हॉस्पिटल है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर ये चीज़ें शुरू होती हैं और 1357 के टाइम पीरियड पर ये चीज़ें बनती हैं। फ्री हॉस्पिटल सर्विसेज थी, मेडिकल सर्विसेज थी, जहाँ पर कहाँ पर विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन इन दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, एंड अल मसौर दैट इज, इसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, अल मसौर या फिर भिक्षागृह बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये एक प्लेस था जहाँ पर फूड एंड शेल्टर मिलता था, फूड एंड शेल्टर, रहने और खाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था हुआ करती थी। लाइब्रेरी, यहाँ पर किताबें होती थी। गेस्ट हाउस फॉर पिलग्रिमेज, बेसिकली जो साधु संत हैं या गेस्ट वगैरह हैं वो आकर यहाँ पर अपना रहते थे। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, गेस्ट हाउस आपको डायरेक्टली पता लग रहा है। ओके, हु द मिडिवल किंग was responsible for introducing the silver coin called as a टंका इन नॉर्थ इंडिया? टका को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था ये था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने टका जो शुरू किया था वो किया था 1220 के अंदर। ठीक है, और टका एक सिल्वर कॉइन हुआ करता था जो कि 1 टका जो है, दिस इज नॉट टका, दैट इज टंका, 1 टंका, 1 टंका इज इक्वल्स टू 40 जीतल। ठीक है, जीतल्स, ये मतलब 1 रुपया 100 पैसा ऐसा वाला सिस्टम जो होता है, तो ये वो यहाँ पर देखने को मिलता है। रज़िया कौन है? रज़िया फीमेल सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के अंदर। 1236 से लेके 1240 तक ये दिल्ली की गद्दी पर रहती है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 के बीच में ये दिल्ली की गद्दी पर रहता है, जो कि एक मिलिट्री कमांडर था। और मोहम्मद तुगलक जो है ये 1325 से लेके 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है, जो कि तुगलक डायनेस्टी का तीसरा राजा था। ठीक है, 3rd किंग था तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओके, तो यहाँ पर है फरुख का, अच्छा यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं, हम हिंदी वाले इंग्लिश वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर री इम्पोजिशन ऑफ जजिया, जजिया को दोबारा से लागू करने वाला कौन था? फर्रुखशियार, ये गलत है। ठीक है, औरंगजेब जो मुगल रूलर था, ठीक है, उसने री इम्पोज किया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसने जजिया सिस्टम जो है वापस से लाया था, ना कि फर्रुखशियार ने। ठीक है, और जजिया सिस्टम जो है वो लगता था किस पर? नॉन मुस्लिम्स पर लगता था। ठीक है, मुस्लिम्स पर ये एक तरीके का टैक्स लगता था। ठीक है, फॉर देयर प्रोटेक्शन। ठीक है, हफ्ता वसूली बेसिकली एक तरीके से कहा जाए तो। ठीक, और लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, इन 1829 के अंदर। सप्रेशन ऑफ, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर ठीक है। ठीक है, कैप्चर ऑफ मसूलीपट्टनम की जब हम बात करें तो मसूलीपट्टनम जो है वो ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर की गई थी इन फोर्ट बेद के द्वारा 1759 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई थिंक अब हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक ये हमारा लास्ट और सेकंड लास्ट रहेगा। आई थिंक सेकंड लास्ट होगा। दक्षिणामूर्ति आइडियल ऑफ शिव डिपिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? सो दिस इज अ टीचिंग फॉर्म और टीचर फॉर्म। ठीक है, तो दक्षिणामूर्ति जो है वो एक टीचिंग फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो शिव जी हैं वो अपने डिफरेंट हाथों में, अलग अलग हाथों में अलग अलग चीज़ें लेके देखने को मिलते हैं, डिपिक्स होते हैं हमें। जैसे कि ये एक योगा पोस्चर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि सिंबलाइज करता है नॉलेज को। उनके ऊपरी के हाथ में, जो ऊपर का हाथ है अपर हैंड में, अपर हैंड के अंदर आप देखेंगे कि एक ड्रम है, मतलब जिसे हम डमरू कहते हैं। ठीक है, डमरू है। और उनके जो डमरू जो है बेसिकली ये पूछा जा सकता है, माइट बी पॉसिबल कि अपर हैंड में डमरू है और डमरू, और ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है अपर राइट हैंड है ये। ठीक है, राइट अपर हैंड है
यहाँ पे लिख देता हूँ हैंड, ठीक है। डमरू है और ये सिंबलाइज करता है बेसिकली किसको, एक मिनट क्या बोल रहा था मैं, एक से इसको मैं जरा दोबारा से करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो योगा की पोस्चर में है, योगा पोस्चर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 आर्म्स हैं, उनके अपर राइट हैंड में जो अपर मतलब ये इस तरीके से अगर जो मैं लूँ, नहीं सॉरी इसको ये ठीक नहीं है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, अपर राइट हैंड, जो अपर राइट हैंड है उसके अंदर, ठीक है, इन्होंने रोसरी पकड़ी हुई है, ठीक है, जो कि सिंबलाइज करती है नॉलेज को, ठीक है। और साथ साथ अपर लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के अंदर, ठीक है, इनके हाथ में क्या है, ड्रम है या फिर डमरू है, बेसिकली डमरू या ड्रम, जो कि सिंबलाइज करता है रिदम्स को एंड म्यूज़िक को, ठीक है। राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, चलिए ठीक है। म्यूज़िक और इसको, और लोअर राइट हैंड, लोअर राइट हैंड में क्या है, लोअर राइट हैंड में आपको देखने को मिलेगा फायर पॉट, फायर पॉट, ठीक है, जो कि सिंबलाइज करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को ये सिंबलाइज करता है। और लोअर राइट, लोअर, एक मिनट, लोअर राइट हैंड हो गया, और लोअर लेफ्ट हैंड की जब हम बात करें तो हैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज दिस इज कॉल्ड एज अ जुन्ना मुद्रा, एक मुद्रा देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ जन्ना मुद्रा, जो कि नॉलेज एंड विजडम को भी दर्शाता है, नॉलेज एंड विजडम को दर्शाता है, विजडम को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के सिंबल्स डिपिक्शन कभी आप पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर जहांगीर, मुगल एम्पायर जहांगीर के खिलाफ कौन कौन लड़ा था, मतलब उसके विरोध में कौन कौन आया था। देखिए पहला जो व्यक्ति था, यहाँ कौन आया था, हाँ पहला जो व्यक्ति था ये है आपका खुर्रम, भाई साहब खुर्रम थे एक तो, दूसरा व्यक्ति था यहाँ पर खुसराओ, ठीक है, दैट इज खुसरो, ठीक है। ये दोनों लोग ये थे, और इसके साथ में ये था महाबत खान, ये तीनों लोग जो है वो जहांगीर के अगेंस्ट में यहाँ पर विरोध में रहते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में अगर जो हम बात करें तो खुसरो मिर्ज़ा जो है वो एल्डर सन है किसका, जहांगीर का, और ठीक है, और यहाँ पर लड़ाई होती है इनके बीच में, और महाबत खान जो है वो जनरल था, मतलब सेनापति था यहाँ पर उसकी उसमें, और मिर्ज़ा जो है वो भी यहाँ पर लड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। असफ़ खान जो है, आसफ़ खान, ये एक पावरफुल मिनिस्टर था जहांगीर के टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर पावरफुल मिनिस्टर था, और इसने रेबल में कोई पार्ट नहीं लिया था, कोई रिबेलियन नहीं थी यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। सो दिस क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे। सो नाउ हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है इंडियन पॉलिटी को, इंडियन पॉलिटी के जो भी PYQs हैं, एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, और यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ये चारों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं, जो कि यूपी PSC के PYQ क्वेश्चंस हैं आपके 2013 से 2023 तक के, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के साथ में जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।